थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, सटा दीजिए तो उसको। बस। हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे पता है आप लोग को कि हमारा 360 डिग्री का जो साइंस बुक है उसका एनसीईआरटी का निचोड़ उस पे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है, हम लोग क्लास 6 का जो ऑल चैप्टर था उसको ख़त्म कर लिए हैं। 7th चैप्टर में चल रहे हैं, 7th क्लास में, जिसमें कि क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं 3 और 4, अध्याय 3 और 4 पे जो है बात करेंगे, जो कि हीट से संबंधित है, उष्मा से, उसको देखेंगे आज। तो हम लोग थर्मामीटर के बारे में पहले उष्मा से, जो भी 7th क्लास का जो 3rd चैप्टर है वह हीट है, और उसमें जो है हमारा पहला टॉपिक वह थर्मामीटर से रिलेटेड बात इसमें कही गई है। तो इससे रिलेटेड जो भी बात है उसको हम देखेंगे उस चैप्टर से, और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों को देखेंगे थ्योरी के रूप में थोड़ा सा, और उसके बाद इससे जो क्वेश्चन है बुक में दिया हुआ सब क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, थर्मामीटर को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे एक है डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसको कि क्लिनिकल थर्मामीटर के नाम से हम लोग जानते हैं, और दूसरा है प्रयोगशाला, जो कि लेबोरेटरी में जो है प्रयोग किया जाता है। उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। तो इसमें डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में, क्लिनिकल जो हम लोग प्रयोग करते हैं शरीर के लिए, उसके बारे में क्या क्या बातें फैक्ट है उसको थोड़ा सा जानेंगे। जैसे मानव शरीर का ताप मापने हेतु इसका जो है प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का ताप होता है। अगर यही चीज आपको फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में यह होता है, फ़ारेनहाइट में। लेकिन अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आपसे पूछा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका परिसर के रेंज की बात करें, यह थर्मामीटर जो डॉक्टरी क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इसका अगर रेंज की बात करें आपसे, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के, और यह जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका रेंज होता है। जो जैसे भी हम लोग देखते हैं ना थर्मामीटर, तो इसमें रेंज लिखा हुआ रहता है, 35 से लेकर के 42 तक रहता है। इसमें हम लोग का बॉडी अगर फीवर अगर रहता है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर अगर जांच करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे अगर ज्यादा रहता है तो लोग कहते हैं कि फीवर हो गया है। उसके बाद है कि उपयोग से पहले इसे किसी पूर्तिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक घोल से धोना चाहिए, और उसको जो है गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर ज्यादा हीट देंगे तो वह जो है फूट जाएगा, टूट जाएगा। और उसके बाद है कि इसमें एक विभंग यानी कि किंक का प्रयोग होता है, जो कि पारे को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। तो यह बात को भी ध्यान रखिएगा, विभंग जिसको बोलते हैं, किंक बोलते हैं। प्रयोगशाला तापमापी की बात करें यानी कि लेबोरेटरी की बात करें, इसमें जो थर्मामीटर होता है, इसका मेन पॉइंट यहाँ पे इसको याद रखना है हम लोग को। और इसमें कहा है कि अन्य वस्तुओं का ताप मापने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। हम लोग को बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए नहीं, बल्कि इसका जो प्रयोग किया जाता है अन्य वस्तुओं का, प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका परिसर, इसका रेंज की बात करें तो यहाँ पे आपका रेंज दिया गया है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका रेंज। तो आपसे कभी पूछ सकता है कि प्रयोगशाला तापमापी का रेंज कितना होता है, तो -10 से कितना, 110 सेंटीमीटर, सेंटीडिग्री सेल्सियस होता है। 110 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में इसको बोलेंगे। उसके बाद है ताप मापते समय इसे ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा रखना चाहिए। जैसा कि हम लोग प्रयोग इसको लेबोरेटरी में इसको देख सकते हैं, इसको प्रयोग करते हैं। और तिरछा जो है इसको नहीं रखा जाता है, और नहीं तो उसका रीडिंग जो है गड़बड़ हो जाता है। रीडिंग की बात करें कि तभी नोट करना चाहिए जब तापमापी का जो है तापमापी का ताप वस्तु या जल में मतलब डूबा हो या बाहर निकालते ही पारा गिरने लगता है। ये लेबोरेटरी वाला क्या होता है, जब उसमें वस्तु में डुबाते हैं तभी उसका रीडिंग करना चाहिए। अगर बाहर निकाल देते हैं तो उसका टेम्परेचर गिरने लगता है, लो हो जाता है। तो यही बात है। उसके बाद है कि उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। और उष्मा का स्थानांतरण की बात करें तो हमेशा जो है
गर्म से ठंडा के तरफ होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के तरफ जो है उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो इसको, इस फैक्ट को भी पूछा जाता है कभी कभी, तो हम लोग याद रखेंगे। अब उष्मा का संचरण जो होता है, स्थानांतरण जो होता है, मुख्य रूप से तीन तरह से होता है। कौन कौन? तो एक होता है कंडक्शन, चालन, संवहन और विकिरण, तीन तरह से होता है। अब चालन में क्या होता है कि चालन में अगर बात करें किस तरह से इसका उष्मा का स्थानांतरण होता है, जैसे हम लोग देखते होंगे घर में खाना बनाते हैं या कुछ, तो अगर कढ़ाई में कलछुल छूट जाए और गर्म करते हैं गैस पे, तो कुछ देर के बाद अगर देखते हैं छुलनी या कलछुल को जो भी पकड़ते हैं तो हमको गर्म का अनुभव होता है। तो उसमें जो है यह चालन विधि से एक सिरा से धीरे धीरे वह कंपन कर करके और यहाँ तक जो है यह गर्म हो जाता है। तो यही विधि चालन कहलाता है। संवहन की अगर बात करें तो वायुमंडल में वायु हो गया, अब पानी उबालते हैं हम लोग, तो देखते होंगे कि पानी जब उबालते हैं तो उसमें क्या होता है कि पानी का कण नीचे से गर्म हो करके ऊपर आता है और ऊपर वाला जो है नीचे चला जाता है। इसी को संवहन करते हैं। वायुमंडल में वायु का भी वही चीज है कि नीचे से वह गर्म होगा और गर्म होकर के वह फिर ऊपर भागेगा और ऊपर से जो ठंडा है वह नीचे आकर के फिर वो भी गर्म होगा। संवहन विधि में यह प्रक्रिया होता है। विकिरण में किसी माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे सूर्य से जो उष्मा धरती को मिलता है वह हो जाता है विकिरण का एग्जाम्पल के रूप में, और उसमें कोई माध्यम बीच में जो है नहीं होता है। जैसे सूर्य से किरण जो आ रहा है पृथ्वी पर, कोई माध्यम है नहीं है, तो विकिरण में कोई माध्यम का जो है प्रयोग नहीं होता है। वही चालन में कहें तो चालन में टच होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम का होना जरूरी होता है। वही अगर संवहन में कहें, संवहन में भी जो है एक कण दूसरे से कंपन करते हुए एक नीचे जाता है, उसके वो नीचे वाला फिर ऊपर जाता है, ऐसे करके। तो इसमें मेन रूप से बात कहा गया कि वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरण होते हैं, हमेशा जो है हीट जो है हाई से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, यानी कि गर्म से ठंडा की तरफ जो है होता है। और यह जो प्रक्रिया, चालन की प्रक्रिया जो जब भी होगी ठोस में होगा, ठोस में होता है। वही अगर बात करें आपको चालक की, तो कंडक्टर की अगर बात करें तो एल्युमिनियम, जो भी मेटल है, धातु है, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, यह सब जो है आपको चालन विधि के द्वारा हीट मतलब उष्मा ग्रहण करते हैं। कुचालक की अगर बात करें इसमें तो आपको पता है प्लास्टिक हो गया, लकड़ी, जल, वायु एवं उष्मा रोधी, इसको जो है उष्मा रोधी कहा जाता है, मतलब यह उष्मा नहीं लेता है। संवहन की बात करें तो हम लोग इसमें दो चीज को याद रखेंगे, तरल और एक तरल होता है, जल होता है, और दूसरा जो होता है वायु होता है। तो जल में तरल पदार्थ हो गया, और यह दोनों जो है संवहन विधि से एक उष्मा का जो है स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा यह दो चीजों का होता है। तो यहाँ पे ठोस, यहाँ पे द्रव या तरल, और वायु के रूप में इसको देखेंगे। गर्म होकर वायु जल ऊपर उठता है और ठंडा होकर के उसका स्थान ले लेता है। वही बात बताएं, विकिरण में उष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें किरण के माध्यम से किसी किसी माध्यम की जो है आवश्यकता नहीं होती है, उसको, इसमें विकिरण विधि से यह हिट होता है। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का विकिरण द्वारा ही जो है उष्मा पहुंचता है, कोई बीच में माध्यम नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात करें आपसे यहाँ पे तटीय क्षेत्रों की हवाएं। अब तटीय क्षेत्रों की हवाएं में दो तरह के, समुद्री समीर और स्थलीय समीर। सीधा समझिए, जो समुद्र की से तरफ से जाने वाला हवा होगा उसको समुद्रीय समीर, और स्थल के समय के तरफ से जाने वाला हवा को स्थलीय समीर कहते हैं। इसमें कहा गया है कि दिन के समय में जो होता है थल या जमीन या स्थल जो भी कहिए, यहाँ से जो है जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है, यानी कि स्थल जो होता है, आपको समुद्र के किनारे देखिएगा तो पानी की अपेक्षा स्थल जो है जल्दी गर्म हो जाता है, और जल्दी गर्म होगा, जो जल्दी गर्म होता है वह जल्दी ठंडा भी होगा। इसी प्रकार से थल की जो है, यानी कि स्थल की गर्म हवा ऊपर उठती है और इसका जो है स्थान ले, क्या होता है कि थल का जो वहाँ पे जो स्थल रहता है उसका गर्म हवा रहता है, और हम बताए हैं कि गर्म होकर के कोई ऊपर उठेगा, और ऊपर उठता है तो ऊपर का जो ठंडा हवा रहेगा वो कहाँ आएगा, उसके जगह पे नीचे आएगा, फिर वो भी गर्म होगा, फिर ऊपर भागेगा। तो ऐसे ऐसे करके, और ये स्थल मतलब समुद्र के किनारे का होता है, तो उस समय समुद्र के किनारे ठंडा हवा रहता है, समुद्र वाले इधर आता है स्थल की तरफ, चूंकि स्थल का हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाता है, और इधर समुद्र वाला से
ठंडा हवा होकर के ठंडा हवा जो है इधर स्थल की तरफ आ जाता है, इसीलिए इसको जो है समुद्री समीर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यही बात कहा गया है कि उसका स्थान ले लेता है और समुद्र की ओर से ठंडी हवा जो है थल की तरफ यानी कि स्थल की तरफ चला जाता है। वही बात अगर कहें आपको, इसे समुद्री समीर कहते हैं, इसलिए तटीय घरों की खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। तटीय तट क्षेत्र में जो घर बनाया जाता है उसका उसी तरफ जो है खिड़की बनाया जाता है, ताकि उधर से जो ठंडा ठंडा हवा है अपने घर को ठंडक में रखे और शीतलक पहुंचाए। थल समीर की बात करें तो ठीक इसका ऑपोजिट हो जाता है, यह दिन की प्रक्रिया है और यह रात रात में अगर देखें तो थल जल की अपेक्षा शीघ्र ठंडा हो जाता है। यहाँ पे जल की अपेक्षा में अगर स्थल को देखें तो यह जल्दी गर्म हो रहा था यहाँ पे, लेकिन रात्रि के समय में यह स्थल जो है, जमीन जो है जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन जल जो है जल्दी ठंडा नहीं होता है। इसीलिए हम लोग देखते होंगे कि नदी के किनारे, समुद्र के किनारे बाहर में बहुत ठंडा रहता है, लेकिन वहां आपको ज्यादा ठंडा का अनुभव नहीं होता है। ये चीज फील किए होंगे या सुने होंगे बहुत लोगों के से कि समुद्र के किनारे जो है ज्यादा ठंडा नहीं लगता है, तो यही वजह है। अब समुद्र का जल जो है गर्म होता है, अतः समुद्र की हवा ऊपर उठती है और थल की ओर से, यहाँ पे स्थल की, यहाँ पे क्या था कि थल यहाँ हो रहा है कि थल की ओर से ठंडी हवा समुद्र की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ था कि समुद्र की ओर से जो है ठंडी हवा कहाँ जा रहा था, स्थल की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ थल की ओर से जो है समुद्र की ओर ठंडी हवा जाएगी, और इसे जो है थल समीर या स्थलीय समीर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सर्दियों व गर्मियों के वस्त्रों से संबंधित जो साइंस है उसको देखेंगे। जैसे रंग का प्रभाव, अब रंग का प्रभाव की हम बात करें कलर और हीट्स का, तो यहाँ पे देखें कि गहरे रंग जो होता है, डार्क कलर, ये उष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को जो है अवशोषित करता है। जैसे हम लोग काला कपड़ा पहनते हैं तो गर्मी का फील जो है ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि जो विकिरण में जितना उष्मा रहता है उस सबको अवशोषित कर लेता है। और वो गर्मी के दिन में देखते होंगे कि व्हाइट कपड़ा पहना जाता है, क्यों? क्योंकि अधिकांश जो है उष्मा को, किरण को वह रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब उसको वापस कर देता है, इसीलिए हमको थोड़ा सा राहत मिलता है, ज्यादा गर्मी नहीं लगता है। तो यहाँ डार्क कपड़ा में जो होता है, डार्क डार्क कलर में उसमें विकिरण के अधिकांश भाग को जो है अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग का कपड़ा या काले बर्तन जो है आरामदायक फील होते हैं, आरामदायक लगता है सर्दी के दिन में, लेकिन यही चीज गर्मी के दिन में हमको ज्यादा गर्मी लगता है। उसके बाद अगर बात करें हल्का रंग का, लाइट कलर की बात करें, तो ये उष्मीय विकिरण को परावर्तित कर देता है, इसलिए जो है गर्मी में हल्के सफेद रंग का कपड़ा जो है पहना जाता है, या इससे हमको हल्का गर्मी, मतलब गर्मी का एहसास कम होता है। वही बात करें सर्दी में ऊनी वस्त्र का, तो ऊन जो होता है आपको उष्मा रोधी होता है, या उष्मा को अपने तरफ से दूसरे तरफ जाने नहीं देता है। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखेंगे कि उष्मा ऊन जो होता है वह उष्मा रोधी होता है, और उष्मा रोधी होने के कारण ऊन के रेशों के बीच में जो है, इसका कारण मेन रूप से जो ऊनी वस्त्र होता है बीच में छिद्र छिद्र होता है, तो उसके छिद्र में जो है वायु फंस जाता है, और वायु एक तरह से कहिए तो यहाँ पे उष्मा को एक पार से दूसरे तरफ जो है नहीं जाने देता है। इसीलिए हम लोग ऊनी कपड़ा जब पहनते हैं तो इसमें क्या होता है कि दूसरे तरफ जो अंदर का उष्मा, हमारे बॉडी का जो उष्मा रहता है उसको बाहर नहीं निकलने रहता है, और तब जाकर के क्या होता है कि यहाँ पे आपको ठंडा का नहीं लगता है, ठंडा का अनुभव कम फील होता है, नहीं लगता है। ऐसे भी देखते हो क्या ऊनी वस्त्र में, हाँ, इसीलिए हम लोग देखते होंगे कि जब कभी देखते हैं ना कि चादर ओढ़ते हैं, मूड़ी उड़ी पूरा ढक लिए, तो अगर ढके हुए हैं तो थोड़ा सांस जो भी छोड़ते हैं तो थोड़ा सा उसमें हीट का फील आता है। तो वही बात है, उनके रेशों के बीच फंसी वायु जो होती है, हाँ, वायु के शरीर जो है उष्मा ठंडा परिवेश में जाने से रोकता है, इसीलिए। उसके बाद यह फैक्ट को ध्यान रखना है कि सर्दियों में एक मोटे कंबल की तुलना में दो पतले कंबल को साट करके ओढ़ते हैं तो हमको जो है ठंडा का फील
कम होता है, कम अनुभव होता है ठंडा का। क्यों? क्योंकि दो चादर के बीच में जो है वायु का लेयर बैठ जाता है, और वायु का लेयर होता है तो वह उष्मारोधी होता है, जो कि उष्मा को जाने नहीं देता है शरीर से बाहर, और हम लोग को जो है ठंडा का फील बहुत कम होता है। तो यही बात है यहाँ पे। क्या? हाँ, पतला नहीं, बस आपको ठंडा और गर्मी का फील करना। जो उसमें क्या होता है ना, लेयर आ जाता है, दो साटेंगे तो उसमें वायु का लेयर आ गया, और वायु का लेयर होने के कारण जो है, एडिट करेंगे ना तो उसको कट मारेंगे। तो देखिए हम लोग उष्मा से रिलेटेड बात है, और वह था चैप्टर 3 का। अब हम लोग ये पढ़ेंगे चैप्टर 4 में है, 7th क्लास का एनसीईआरटी से रिलेटेड मेन 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 जो फैक्ट है उसको हम लोग देखेंगे। अब एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे, और यह जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और हमेशा जो है आपको हर एग्जाम में इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको ध्यान से देखना है, और जो मेन फैक्ट होगा उसको जो है हम लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल की अगर सबसे पहले बात करें तो अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, सब कोई जान रहे हैं। उसके बाद है कि एसिड शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द एसियर से हुआ है, और जिसका अर्थ जो होता है खट्टा होता है। एसिड शब्द की अगर कभी पूछ दिया आपसे तो इसकी उत्पत्ति कैसा हो, कहाँ से हुआ है? लैटिन शब्द जो है एसियर से हुआ, और जिसका अर्थ खट्टा होता है। आप लोग को टीआरई में पूछ सकते हैं इस बात। हाँ, तो चूंकि एनसीईआरटी का यह पॉइंट है। उसके बाद, हाँ, एसियर से, एसियर का अर्थ खट्टा होता है। उसके बाद प्राकृतिक अम्ल की बात करें आपको यहाँ पे, दही, नींबू, संतरा, सिरका आदि में जो है यह पाए जाते हैं। वही क्षार की बात करें तो यह स्वाद में कड़वा लगता है, और स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। और उदाहरण के रूप में खाने का सोडा हो गया, बेकिंग सोडा, और उसका चूने का पानी, साबुन, ये सब जो है क्षार का एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आपको यहाँ पे सूचक की, तो कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष पदार्थ जैसे हल्की लिटमस, यहाँ पे हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, गुलहड़ हो गया, और यह जो हो गया पंखुड़िया, गुलहड़ की पंखुड़िया, यह सब जो है प्राकृतिक सूचक है। एक तरह से ये भी पूछता है कि यह प्राकृतिक सूचक कौन है और कृत्रिम सूचक कौन है। तो यहाँ से इस बात को भी हम लोग को याद रखना है, केमिस्ट्री में यह पढ़ने को मिलता है। उसके बाद है कि प्राकृतिक अम्ल और उसके स्रोत की अगर बात करें तो यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और लगभग आप लोग को याद ही होगा। जैसे एसिटिक अम्ल की अगर बात करें तो यह विनेगर यानी कि सिरका से जो है हम लोग को यह प्राप्त होता है। फॉर्मिक अम्ल की बात करें, यह क्वेश्चन दो दो बार बिहार दरोगा में पूछा गया है। फॉर्मिक अम्ल की अगर बात करें तो चींटी का डंक में क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग का कीट पतंग जो काटता है तो एक जलन सा फील होता है, तो चींटी उसमें क्या छोड़ती है? तो यही फॉर्मिक अम्ल जो है छोड़ती है चींटी। हाँ, तो इसीलिए जो है यहाँ पे हम लोग को ध्यान में रखना है, चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कीट कीट मकोड़ा भी दे देगा आपको, तो फॉर्मिक अम्ल ध्यान रखना है। साइट्रिक अम्ल की अगर बात करें तो नींबू के मेन रूप से नींबू में, और संतरा, नींबू जो फल होता है उसमें पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दही में जो है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक और टमाटर में, टमाटर में भी जो है आपको, टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और इसीलिए इसमें टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, और दूध में जो है कैल्शियम पाया जाता है। इसीलिए हम लोग को सलाह दिया जाता है कि दूध वाले अगर कोई खाद्य भोज्य पदार्थ ले रहे हैं दूध से बना हुआ, या दूध के साथ टमाटर का सलाद नहीं खाना चाहिए, या पालक का सब्जी नहीं खाना चाहिए। इस, हाँ, दूध के साथ अगर एक साथ, इसलिए कि दूध में कैल्शियम होता है, और पालक में यहाँ पे आप लोग देखें कि ऑक्जेलिक एसिड, और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और दोनों मिल करके कैल्शियम ऑक्जिलेट का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर पेट में पथरी या स्टोन का जो है किडनी में निर्माण करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, और खाने में भी ध्यान रखना है कि टमाटर को सलाद में अगर खा रहे हैं तो दूध का आइटम नहीं होना चाहिए उसमें, और पालक का भी अगर सब्जी खा रहे हैं तो उसमें भी दूध का आइटम नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में रखिए। एस्कॉर्बिक एसिड की अगर बात करें तो आंवला या साइट्रिक
फल जो होता है उसमें पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल की बात करें यहाँ पे तो इमली, अंगूर और कच्चे आम में भी जो है टार्टरिक अम्ल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात को, इस टेबल को ध्यान में रखना है। उसके बाद है महत्वपूर्ण क्षारक और उसके स्रोत। क्षारक और उसके स्रोत की बात करें, और ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग को याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो चूने के पानी से जो है यह प्राप्त होता है, लाइम वाटर से, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका अगर बात करें तो इसका सूत्र क्या, हाँ, CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो यहाँ पे इसका सूत्र भी कभी कभी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो खिड़की के कांच साफ करने में जो है इसका प्रयोग, यह एनसीईआरटी के सब पॉइंट है, यह पॉइंट जो है पूछा जाता है। आपको सीधे पूछेगा खिड़की के कांच साफ करने का मार्जक या विंडो क्लीनर के नाम से किसको जाना जाता है? विंडो क्लीनर के नाम से अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको जो है याद रखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें NaOH और KOH का, तो यह जो है साबुन में मेन रूप से साबुन के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। वही, और सबसे मोस्ट VVI पॉइंट के रूप में अगर तीन में भी, अगर चार में भी अगर हमको याद रखना होगा तो सबसे पहले जो है इसको याद रखेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका जो है आपको सूत्र भी, आपको यहाँ से सूत्र भी जो है पूछा जाता है, और इसका जो सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस की 2, MgOH का होल ट्वाइस जो होता है इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको कि दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है। और इसका हम बात करें आपसे, एक और पॉइंट, मेन पॉइंट एनसीईआरटी में दिया गया है, आगे की क्लास में होगा। इसका पीएच वैल्यू के बारे में जो है बिहार दरोगा में दो बार पूछा गया है। तो आपको एनसीईआरटी में 10.4 कहीं मिलेगा, या कहीं 10 भी मिलता है, और कहीं 10 पॉइंट आपको 4 भी मिलता है। तो यह सबको ध्यान में रखना है आपको, 10 से रिलेटेड बात। इसका पीएच वैल्यू है 10, कहीं 10.5 भी, कहीं 10.4 भी आपको मिलेगा। तो मेन रूप से 10 याद रखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 10 होता है, या 10.4 याद रखिए। इसका सूत्र भी याद रखना है, MgOH2। तो MgOH2 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक यह जो है मेन रूप से एंटा एसिड के रूप में यह भी पूछा जाता है। यह भी पूछा गया कि एंटा एसिड के रूप में हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो मैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के। इसलिए एंटा एसिड के रूप में, जैसे हम लोग पेट में गैस बन जाता है तो वह अम्लीयता होता है, एंटा एसिड के रूप में इसी MgOH2 का यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है प्रयोग करते हैं। यह क्षार होता है, पेट में अम्ल बनता है, और यह जाता है तो उसको जो है निष्क्रिय कर देता है, उदासीन कर देता है, तो हम फिर जो है रिलैक्स फील करते हैं। इसका उपयोग पेट की अम्लीयता दूर करने में जो है मेन रूप से किया जाता है। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है, मेन पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दो ऊपर का स्लाइड जो पढ़े वो अम्ल वाला, और अम्ल वाला लगभग सबको याद रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है कंफ्यूजन होता है, तो इसको जरूर याद रखना है, क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम होगा सब में यह पूछा जाता है, और अभी तक जितना हुआ है लगभग लगभग पूछा जाता है। अब है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। और प्राकृतिक सूचक की बात कर रहे हैं तो हमने बताया कि हल्दी होता है, लाइकेन होता है, और एक गुलहड़ का फूल होता है। यह सब जो है आपको प्याज मिलेगा, फिर लहसुन मिलता है, यह सब जो है एक तरह से प्राकृतिक सूचक के रूप में काम करता है। अगर हम मान लीजिए कि अम्लीय विलयन ले, क्षारीय विलयन ले, उसको कैसे पहचानेंगे? तो ये सब जो है सूचक के रूप में हम पहचान सकते हैं। जैसे लिटमस पेपर की अगर बात करें, लिटमस पेपर की, तो सबसे सामान्य सूचक के रूप में हम लोग को यही याद रखा जाता है, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर इसके लाइकेन से निष्कर्षित होता है, लाइकेन से जो है यह प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि लिटमस पेपर जो है प्राप्त कहाँ से होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है। वही अगर पूछे कि आसुत जल में इसका रंग जो है नीले छोन यानी कि
मौव भी होता है, यानी कि नीले नील छोन होता है। नील छोन मतलब मौव, मौव तरह के जो है इसका कलर होता है। उसके बाद अम्लीय विलयन की बात करें, हाँ अशुद्ध जल में, और अम्लीय विलयन की बात करें, यह भी पूछ सकता है अशुद्ध जल में इसका कलर कैसा होता है, इसको ध्यान रखना है। अम्लीय विलयन में अगर बात करें तो अम्लीय विलयन में यह लिटमस पेपर को अगर रखेंगे, डुबाएंगे, तो यह नीले लिटमस को जो है लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं AbR, मतलब एसिड जो है ब्लू को रेड कर देता है। यहाँ से ये बात को ध्यान रखिएगा, AbR के रूप में याद रखिए। वही क्षारीय विलयन की यहाँ से बात करी, हमेशा पूछा जाता है, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिए क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पेपर को जो है नीला करता है। या AbR माने कि एसिड जो है ब्लू को रेड कर देता है, इसको ध्यान रखना है। अम्लीय विलयन में और उसके बाद क्षारीय विलयन में जो है लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, ब्लू कर देता है। तो यह सब का सब पॉइंट फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट है। वही गुड़हल की फूल की बात करें, चाइना रोज की बात करें आपसे, तो गुड़हल की पंखुड़ियों जो है एक तरह से सूचक होता है, और सूचक होता है तो यहाँ से यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह तो लगभग सबको याद रहता है, लेकिन यह जो है आपको याद नहीं रहेगा। तो अम्लीय विलयन में अगर गुड़हल का पंखुड़िया या फूल का अगर रोज, चाइना रोज का अगर डुबाएंगे, अगर रखते हैं, तो हमको जो है गहरा गुलाबी मैजेंटा, अगर मान लीजिए कि कोई विलयन हमको पता नहीं है कि एसिड है कि क्षार है, हमारे पास गुलहर का फूल है, अगर उस विलयन में डुबाते हैं, अगर उसका कलर आपको गहरा गुलाबी कलर यानी कि मैजेंटा कलर के अगर हो जाता है, तो हम समझेंगे कि उसका विलयन कैसा है, अम्लीय है, अम्लीय है। लेकिन अगर उसका कलर अगर विलयन में डुबाए, हमको पता नहीं है कि इसका विलयन कैसा होता है और विलयन क्या है, और गुलहर का फूल मेरे पास है, उसको अगर उस विलयन में डुबाते हैं, अगर उसका कलर ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है, तो हम समझेंगे कि वह विलयन जो है कैसा है, क्षारीय है। तो यह बात यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यह दोनों का दोनों पॉइंट आपको गुलहर के फूल के रूप में, चाइना रोज के रूप में आपको याद रखना है। बिहार दरोगा में पूछा गया है इससे रिलेटेड, आगे हम बताएंगे क्या पूछा गया है। उसके बाद यह दोनों बात को अम्लीय विलयन में कैसा होता है, गुलहर के फूल डालने पर गहरा गुलाबी यानी कि मैजेंटा, और क्षारीय में जो होता है इसका कलर ग्रीन होता है। वही उदासीन विलयन की बात करें तो विलयन जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय, ये लिटमस पेपर का जो है रंग नहीं बदलता है, इससे कोई भी रंग यहाँ पे नहीं बदलता है। और उदाहरण के रूप में आप नमक का घोल, चीनी का घोल ले सकते हैं, यह सब जो है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है विलयन। तो इस फैक्ट को हम लोग को ध्यान रखना है। अब उदासीन के बारे में अगर पढ़े, तो उदासीन का सबसे मेन रूप से इसको ध्यान रखा जाता है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में यह जो है रिएक्शन को आपको ध्यान में रखना है। अम्ल की बात करें, यहाँ पे उदासीन की बात करें, तो अम्ल और क्षार मिलता है, दोनों मिलता है तो लवण, जल, और वहां से जो है हीट निकलता है, एनर्जी निकलता है, उष्मा निकलता है। तो अम्ल और क्षार की जब प्रतिक्रिया करता है, तो यहाँ से आपको लवण बनाएगा, जल बनता है, और उष्मा जो है यहाँ से रिलीज होता है। तो इस फैक्ट को भी आपको सीधे याद रखना है। इस लाइन को पूछता है कि अम्ल और क्षार का रिएक्शन होकर के क्या बनता है, तो लवण बनता है, जल भी बनेगा, और वहां से उष्मा भी निकलेगा। तो इस फैक्ट को याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें आपसे कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया, यह अम्ल और क्षार के बीच में जो है होने वाली यह अभिक्रिया है, और इसमें उष्मा जो है निर्मुक्त यानी कि मुक्त होती है, और साथ ही नया पदार्थ के रूप में साल्ट यानी कि लवण का प्रयोग, मतलब लवण जो है यह बनता है यहाँ पे। उसके बाद लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। तीनों प्रकृति का जो है यह अम्ल, क्षार और लवण होता है। उसके बाद अगर बात करें आपसे सूचक का, तो सूचक के रूप में यह पूछा गया है क्वेश्चन बिहार दरोगा में। फिनोप्थिलीन की बात करें आपसे, फिनोप्थिलीन का, तो यहाँ पे इससे क्षारीय माध्यम में गुलाबी और अम्लीय में रंगहीन होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट वीवीआई के रूप में इसको याद रखेंगे।
फिनोप्थिलीन का जो है क्षारीय माध्यम में कलर कैसा होता है, गुलाबी होता है, और अम्लीय में जो है रंगहीन होता है, कोई भी रंग जो है नहीं होता है अम्लीय में। तो ये इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि फिनो फिनोप्थिलीन में जो है आपको क्षारीय माध्यम में गुलाबी और अम्लीय माध्यम में क्या होता है, रंगहीन होता है। उसके बाद अगर बात करें अम्ल वर्षा का, तो अम्ल वर्षा के रूप में अगर हम लोग देखें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अगर बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करें, तो वर्षा के जल में घुलकर यह सब जो है अम्लीय वर्षा का निर्माण करता है। और अम्लीय वर्षा के पीएच वैल्यू की अगर बात कर दे आपसे, तो कितना होता है, अम्ल वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.6 होता है वर्षा का पीएच वैल्यू। तो यहाँ से याद रखना है पीएच वैल्यू के रूप में 5.6। मुंह का पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.5 होता है। तो यहाँ से इसको याद रखना है, क्योंकि यह भी इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। तो यही है कार्बो, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखे वर्षा के जल से जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो रिएक्शन करके जो है कार्बोनिक अम्ल बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिलता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो तीनों का तीनों यहाँ पे एसिड बनता है, और तीनों जो है अम्ल वर्षा के रूप में बन करके और गिरता है। यह वर्षा भवन ऐतिहासिक इमारत है, जैसे ताजमहल का आजकल फीका पड़ते जा रहा है, उसका मेन एग्जाम्पल के रूप में अम्लीय वर्षा ही है। तो इस बात को ध्यान रखना है। पौधे और जंगल में जो है भारी क्षति यहाँ से देखने को मिलता है अम्लीय वर्षा के कारण। तो यह सब पॉइंट था। उसके बाद अगर बात करें आपको दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का क्या प्रयोग है, न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ में इसका क्या उपयोग है, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखें। तो अपाचन की बात करें, अपाचन का माने इनडाइजेशन की अगर बात करें आपसे, कि हमारे अमाशय स्टोमक में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि HCl, पढ़े हैं ना, कल पढ़े थे शायद। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है होता है हमारे अमाशय में, इसकी इससे रक्षा कौन करता है अमाशय को, म्यूकस नामक एक थैली होता है जो अमाशय के अंदर में होता है, और यह HCl जो है रक्षा करता है। तो इसको ध्यान में रखना है। जो भोजन पचाने में हमको यह HCl जो है भोजन पचाने में काम करता है। अम्ल की अधिकता से जो है अपाचन या कष्ट होता है, और इसको जो है वही एंटाइसिड के रूप में जब अपाचन हो जाता है, तो एंटाइसिड के रूप में हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है प्रयोग करते हैं। तो इसको ध्यान देना है। और यहाँ पे एंटाइसिड के रूप में अगर पूछे आपसे, तो दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और यह अम्ल जो है प्रभाव को उदासीन कर देता है। जैसे अगर अपच भोजन, अम्ल की अधिकता अगर पाचन में हो जाए, तो आप अपच ना देखते हैं कि कभी कभी कुछ ज्यादा ले लिए, खा लिए, सुबह पर एकदम अजीब टाइप के ढकार निकलता है, बोलते हैं ना कि गैस बन गया है, पचा नहीं है सही से। तो उसके लिए अगर एंटाइसिड के रूप में अगर हम लोग लेते हैं, तो यही इसी का कुछ रूप रहता है, और इसी का जो है बना हुआ कुछ मटेरियल रहता है, दवा के रूप में हम लोग लेते हैं, एंटाइसिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। चींटी के डंक की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको फॉर्मिक मिलता है चींटी के अम्ल में, और यह डंक के प्रभाव को कम करने के लिए आपको यहाँ पे एंटाइसिड मतलब क्षारीय का प्रयोग कर, चुकी यह अम्ल है, और अम्ल के प्रभाव को अगर हटाना है तो हम लोग को क्षार का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डंक के प्रभाव को कम करने के लिए नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट जो है मिलता है, और कैलामाइन के रूप में कैलामाइन विलयन यहाँ से मिलते हैं, जिसमें जिंक कार्बोनेट पाया जाता है। जिंक का यह आपको अगर बता दे, कैलामाइन का जिंक का अयस्क के रूप में कैलामाइन को जानते हैं। तो यह जिंक का अयस्क है। चींटी काटती है तो त्वचा में फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है, और डंक के प्रभाव को कम करने के लिए नमी युक्त खाने वाला सोडा जो होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको रगड़ देते हैं, तो ये होता है। तो यही बात था। और उसके बाद अगर बात करें आपसे मृदा और कारखाना का उपचार,
मृदा और कारखाना का, ये सब एनसीईआरटी का फैक्ट है क्लास 7 का। तो यह सब साइंस का बुक का, तो ये सब जो है उसको पढ़ना है। जैसे अब मृदा उपचार, मृदा में भी अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, तो उसका उपचार हम लोग कैसे करेंगे, उसके जो उस पे जो है चर्चा करेंगे। जैसे अगर रासायनिक उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर का प्रयोग जो है अधिक उपयोग से, इसके अधिक फर्टिलाइजर का जब ज्यादा प्रयोग करते हैं तो मृदा जो होता है अम्लीय हो जाती है। कैसा होता है मृदा, यहाँ पे यानी कि मिट्टी जो है, जमीन जो जमीन होता है वह अम्लीय हो जाता है। और यदि अम्लीय हो तो उसे बिना बुझे चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझे चूना को किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका अगर सूत्र पूछे आपसे, CaO जो है इसका सूत्र होता है, CaO यहाँ से इसका सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का ध्यान रखना है, CaO होता है। तो याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड का। आपको कैल्शियम ऑक्साइड नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा बुझे हुए, बिना बिना बुझे हुए चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझा हुआ चूना का CaOH का होल ट्वाइस। तो ध्यान रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसको। तो यहाँ अथवा बुझे हुए चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका अगर सूत्र की बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस जो है इसका सूत्र होता है। तो इस बात को भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से जो है यहाँ पे उपचारित किया जाता है। जैसे अगर मिट्टी अम्लीय हो जाए तो क्षार के रूप में हम लोग किसका किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है प्रयोग करके मिट्टी को फिर से हम लोग उपजाऊ बनाते हैं, क्षारीय क्षार का प्रयोग करके, जब अम्लीय हो जाए मिट्टी तब। वही है कि यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ यानी कंपोज मिला करके मिलाए जाते हैं और अम्ल जो है निर्मुक्त करते हैं और मृदा को उदासीन बनाते हैं। तो यह मृदा क्षारीय अगर होता है तब यह प्रक्रिया करते हैं। यहाँ जो देखे थे अम्ल का, अम्लीय जब हो जाता है तब प्रयोग करते हैं। वही अगर आपसे पूछे कारखाना का अपशिष्ट के रूप में, हम लोग जानते हैं कि जो अपशिष्ट निकलता है उसमें बहुत सारे अम्लीय पदार्थ होते हैं, और उसको डायरेक्ट नदी या समुद्र में बहा दिया जाए तो उसमें जो मछलियां या जो भी जीव जंतु है सब जो है मर जाएगी। और उसको मरने से बचने के लिए क्या करते हैं, इसका उपचार के रूप में कि अनेक कारखानों के कचरे बेस्ट अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट सीधे जलाशय में दिया जाए तो मछलियां या अन्य जीव जो है नष्ट हो जाएंगे। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ जो है उसमें मिला करके उसको उदासीन बना दिया जाता है, तब जो है उसको नदी में छोड़ा जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछे, यही था चैप्टर नंबर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 और 4 से मेन मेन पॉइंट जो मेन फैक्ट है वह। अब जो है इससे हम जो रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे और उसको जो है डिस्कस करेंगे। अब इतना चीज समझ लिए, क्वेश्चन इजी वे में तुरंत तुरंत जो है आपसे हल हो जाएगा। तो आइए हम आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि इससे रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन है। दो चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो चलिए अब देखते हैं। एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू रिवीजन इसमें हो जाएगा आपका। जो भी बात हम लोग जो भी फैक्ट पढ़े हैं उसी से रिलेटेड सामने आपका क्वेश्चन है, आपको देखना है क्वेश्चन और सही आंसर बताना है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित, थोड़ा सा और इधर हो जाइए सही से स्पष्ट दिखाई देगा। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। सही चुनना है हम लोग को। तो मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है। क्या यह बात सही है? हमने पढ़े हैं अभी इससे पहले। उसके बाद है शरीर का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर से जो है किया जाता है। क्या यह भी बात सही है? उसके बाद डॉक्टरी थर्मामीटर में जो है 35, इसका रेंज अगर बताए हैं हम कि इसका रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक में ताप को माप सकते हैं इससे। तो क्या यह बात सही है? तो अगर देखा जाए तो हमने अभी पढ़े हैं थ्योरी में कि मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। तो यह बात जो है बात सही है।
वही है कि शरीर के ताप की अगर बात करें आपको कि इसकी माप डॉक्टरी थर्मामीटर से करते हैं या लेबोरेटरी थर्मामीटर से, तो डॉक्टरी क्लिनिकल थर्मामीटर से जो है प्रयोग करते, तो ये भी बात जो है हमारा सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को माप सकते हैं हम लोग। रेंज इसका पढ़े थे कि इसका रेंज कितना होता है डॉक्टर क्लिनिकल थर्मामीटर का, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह भी बात जो है हमारा सही है। तो तीनों का तीनों जो है बात सही है। हमारा सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी जो है सही आंसर होगा। बुक में ए दिया गया है जो कि गलत है। हमारा यहाँ पे सही का सही सभी आंसर जो है सही होगा। तो यहाँ बुक में यह दिया गया है 1 नंबर, तो यह बात जो है गलत हो जाएगा। बुक में एरर है थोड़ा आंसर में, तो इसको ध्यान देना है, इसको डिस्कस कर लेना है। अब बुक में सेम क्वेश्चन है, नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट टाइप का ही क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीय माप की अगर बात करें तो किस चीज से इसका हम लोग माप कर सकते हैं। किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीय माप अगर आपको करना हो तो किसका माप करेंगे, गुप्त ऊष्मा का करेंगे, विशिष्ट ऊष्मा का, या उष्ण का, ताप का करेंगे। यहाँ से ताप जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, डॉक्टरी थर्मामीटर में अंदर तरल पदार्थ के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके अंदर में पारा प्रयोग किया जाता है, और इसका अगर सूत्र की बात करें तो Hg जो है इसका संकेत है, और इसके परमाणु संख्या की बात करें तो कितना होता है, 80 जो है इसका परमाणु संख्या है। तो यहाँ से इस बात को भी हम लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि शरीर के सामान्यतः ताप जो है, सामान्य ताप कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर वही फारेनहाइट में हम बताएं आपको, 98.6 डिग्री फारेनहाइट के रूप में होता है। तो यह बात को भी ध्यान रखना है अगर शरीर के ताप के बात करें तो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें आपसे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और विचार करने के लिए कह रहा है, तो प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात तो यह सही है। उसके बाद यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का समान ताप 37 डिग्री हो। क्या यह बात क्या है, यह भी बात जो है, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री हो। तो यह भी बात जो है आपको सही देखने को मिलेगा। उसके बाद है कि शरीर का ताप कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। क्या यह बात सही है, तो यह भी बात सही है। फीवर में ताप बढ़ जाता है, कभी लो भी हो जाए, लो फीवर भी होता है तो कम भी जाता है। तो यह भी बात सही है। हमारा तीनों का तीनों बात सही है। तो इसमें से सही आंसर अगर बात करें तो तीनों कथन सही है। नहीं, पूछ रहा है कि उपरोक्त में से गलत कौन है, तो गलत अगर देखे तो कोई भी गलत नहीं है। इसलिए हमारा सही आंसर अगर देखे इसमें से तो कोई नहीं हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद इस पे ध्यान नहीं देना है, जो हम बता रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं उस पे ध्यान देना है। उसके बाद डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक जो है सावधानियों में से कौन सा नहीं है। आवश्यक सावधानी जो डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग हम करेंगे तो क्या क्या सावधानी जो है बरतनी चाहिए। मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत करिए। तो क्या नहीं पूछ रहा है कि कौन सा सावधानी सही नहीं है, तो यह बात तो सही है। उसके बाद थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए, यही बात जो है सही है। उसके बाद थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से पकड़ना चाहिए, तो यह बात जो है गलत है। बल्ब किसको बोलते हैं, जो थर्मामीटर हमारा कैसे बनता है थर्मामीटर, ये जो है थर्मामीटर, ये जो है ना इसी को जो है बल्ब बोलते हैं। तो इसको हम लोग नहीं पकड़ते हैं, इधर से पकड़ते हैं। ये जो पॉइंट अगर इसको थर्मामीटर माने तो हम लोग इसको नहीं पकड़ करके इधर से पकड़ते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो यही बात जो है यहाँ आपको गलत देखने को मिलेगा। हमारा सही आंसर जो है यही हो जाएगा, C नंबर। उसके बाद अगर बात करें आपसे कि किस थर्मामीटर का परिसर
-10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यह लेबोरेटरी वाला यानी कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो है इसका रेंज होता है। वही अगर आपको डॉक्टरी थर्मामीटर की अगर बात करें तो कितना से कितना होता है, 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज होता है। वही अगर बात करें आपसे मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए। अधिकतम तथा न्यूनतम मौसम की जानकारी देने के लिए तो यह थ्योरी में नहीं था, हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन यह जो है अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी का प्रयोग जो है करते हैं। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का कि उपयुक्त में से कौन सा विकल्प दोनों के बीच सही संबंध दर्शाता है। जैसे किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक जो है तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल तथा उस वस्तु में रखा गया हो, तो यह बात तो सही है। उसके बाद है जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल जो है गिरने लगता है, यह भी बात जो है सही है, हम लोग थ्योरी में अभी अभी पढ़े हैं। तो दोनों का दोनों कथन और कारण जो है सही है यहाँ पे। तो हमारा सही आंसर कथन एवं कारण सही है एवं कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो यही जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, व्याख्या भी सही कर रहा है। उसके बाद है कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंड, तो हम लोग बताए हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है, तो यह भी बात तो यह सही है। ऊष्मा सदैव ठंडी वस्तु से अपेक्षाकृत गर्म वस्तु की तरफ प्रभावित होता है, क्या गलत सही है, गलत हो जाएगा यह। उसके बाद यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित होता है, बात गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम होगा तो नहीं होगा स्थानांतरित, जब तक एक हाई और एक लो नहीं होगा तब तक स्थानांतरित नहीं होगा। ऊष्मा अपना जो है स्थानांतरण सदैव बदलते रहता है, तो यह भी बात जो है आपको गलत हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर जो है सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जो है स्थानांतरित होती है क्या कहलाती है, तो चालन कहलाती है। जिस चालन जो है हम लोग पढ़े थे कंडक्शन, जो कलछुल को कड़ाही में रखते हैं गर्म होता है, तो यही विधि से जो है गर्म होता है। उसके बाद है कि ठोस में ऊष्मा प्रायः किस प्रक्रम द्वारा जो है स्थानांतरित, ठोस बोले तो ठोस हम बताए हैं कि चालन में जो है ठोस होता है, वही संवहन की अगर बात करें तो इसमें लिक्विड की बात आएगा, लिक्विड जो है संवहन में आता है और विकिरण जो है आपको सूर्य से जो आता है उष्मा उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उसे ऊष्मा का क्या कहा जाता है। आसानी से चला जा रहा है उसको चालन कहेंगे, चालक कहेंगे, चालन नहीं चालक कहते हैं उसको, जो आसानी से जाता है उसको चालन किसको बोलते हैं, जिससे जिससे होकर जाता है उसको चालन बोलते हैं, और जिस जो हो जा हाँ, और यहाँ है कि अपने पदार्थ से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता तो चालक कहलाता है। यहाँ पे अगर चालक का बात करें उदाहरण के रूप में तो प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर और तांबा, इसमें चालक कौन है, तो प्लास्टिक जो है नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, आयरन और कॉपर जो है यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 नंबर जो है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद अगर बात करें आपसे, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देता है उन्हें ऊष्मा का क्या बोलते हैं, कुचालक बोला जाता है इसको ना, चालक। हाँ, उसके बाद है निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक का उदाहरण नहीं है, कुचालक इसमें से कौन नहीं है, कुचालक नहीं मतलब चालक होगा, का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए धातु से बना हुआ चादर जो है वह ऊष्मा का सुचालक हो जाएगा, बाद बाकी वायु जल और लकड़ी जो है ऊष्मा का कुचालक है। नहीं पूछ रहा है कि नहीं कौन होगा, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद सागरीय समीर किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है, हमने बताए हैं कि सागरीय समीर जो होता है सागरीय सागर के तरफ से स्थलीय सीमा की तरफ जो है वह, तो दिन में जो है जल से स्थल के तरफ जो है यह चलता है, तो यही हो जाएगा, रात्रि में जल से थल के तरफ, यह बात जो है गलत हो जाएगा। और जब रात में जल से थल की तरफ जब जाएगा तो इसको हम लोग स्थलीय समीर कहते हैं, जल सागरीय समीर नहीं कहते। वही स्थलीय समीर की बात करें
तो दिन में जल से थल तो नहीं, रात्रि में जो है यह, सॉरी, रात्रि में थल से जल की तरफ जो है जाता है, ठीक है, स्थलीय समीर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट अनुभव होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? विकिरण, जो धूप धूप लगता है तो उसमें गर्मी फील होता है, यह जो है हमारा विकिरण सही आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रम के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? हम लोग पढ़े हैं, जो सूर्य से उष्मा आता है, धरती गर्म होती है, तो वह सब जो है विकिरण विधि से होता है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हमारा शरीर किस प्रक्रम द्वारा ही परिवेश को उष्मा देता है तथा उससे उष्मा ग्रहण करता है? तो यह भी जो है विकिरण, चूंकि माध्यम नहीं है, वायुमंडल से हम लोग को उष्मा लेते हैं और देते हैं, तो माध्यम नहीं है, इसीलिए जिसमें माध्यम नहीं होगा उसमें जो है विकिरण की प्रक्रिया होगी। उसके बाद गर्मी में हल्के रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि और परावर्तित कर देता है, वे विकिरण का परावर्तित जो है कर देते हैं, यही जो है हमारा सही आंसर। बेपसीना को तेजी से सोख लेते हैं, तो यह बात जो है गलत है, मतलब तेजी से कपड़ा के ऊपर डिपेंड नहीं। हाँ, तो यह विकिरण का परावर्तित कर देता है, इसलिए हल्के रंग उष्मा के अच्छे विकिरण होते हैं, यह भी बात कर, और हल्का रंग जो है उष्मा के अवशोषक नहीं, परावर्तक होते हैं। उसके बाद अगर बात करें, सर्दियों में आपको एक मोटा कंबल तथा एक के ऊपर एक, वही बताए थे कि दो चादर को जो उसको एक के ऊपर रख करके परत करके हम लोग ओढ़ते हैं तो ठंडा का कम फील होता है, तो यही कारण इसमें क्या होता है कि वायु का एक लेयर बन जाता है। वही पूछ रहा है कि कंबल दिए गए हैं, तो आप सर्दी से बचने के लिए इनमें से किसका चयन करेंगे? आपको एक मोटा कंबल दिया गया है तथा एक के ऊपर एक जुड़े हुए दो, तो दो वाला ही हम लोग प्रयोग करेंगे ना ठंडा से बचने के लिए। तो दो कंबल से होकर अधिक उष्मा स्थानांतर होता है, मोटा कंबल अधिक गर्मी प्रदान नहीं कर सकता है, उसका दो पतले कंबल के मध्य फंसी वायु से होकर के जो है उष्मा को प्रभावित नहीं होने देती, यही बात जो है हमारा सही हो जाएगा। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद, यह सब जो है कैसा है? खट्टा है। हम लोग पढ़े हैं कि यह सब जो है खट्टा है। नमकीन क्या है? नमकीन नमकीन है, नमकीन नमकीन है। साबुन क्षारीय हो जाएगा। निम्न में से किसका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा फील होता है? तो यह जो हो जाएगा आपको बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या होता है सूत्र? NaHCO3। NaHCO3 जो होता है, NaHCO3 होता है, और धोवन सोडा का हो जाएगा, इसी में इंटू 10H2 लगा दीजिएगा, इसी में अगर इंटू 10H2 अगर लगा देंगे इसी में, तो यह धोवन सोडा हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है, कभी कभी सूत्र भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं। सही है? सही है? गलत है, कड़वा लगता है, यह क्षारीय हो जाएगा ना, यह क्षारीय होगा। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनमें अम्ल एसिड होते हैं, ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है, तो बात सही है। और हम लोग उससे पूछ रहा है कि निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक जो हो जाएगा हमारा सही नहीं, यह गलत है, यहाँ अम्लीय के जगह पे जो है क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें आपसे, सुमेल करना है, तो सुमेल करने में लैक्टिक अम्ल जो है हम लोग पढ़े हैं अभी अभी इससे पहले कि दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो पालक या क्या पढ़े हैं, पालक या टमाटर में जो है यह पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। वही एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करें तो खट्टे फल यानी कि आंवला, साइट्रिक फल या नींबू में जो है यह पाया जाएगा। और टार्टरिक अम्ल की बात करें तो आपको इमली, अंगूर और कच्चा आम में जो है
कच्चा आम में भी जो है यह टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर जो हो जाएगा, एक का ए, दो के दो, बी के स्ट्रेट इसको सजाया गया है। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हमने बताए हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस। तो यह जो हो जाएगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और यह पाया जाता है किस में, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। और इसका पीएच वैल्यू भी हम बताए हैं कि पीएच वैल्यू कितना होता है, 10.5 या 4 याद रखिए, या 10 को याद रखिए। एनसीईआरटी में 10 दिया गया है, वो भी याद रखिए, तो इसको याद रखना है। उसके बाद है, अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग जो है हम लोग एंटा एसिड के रूप में करते हैं, ये भी बात हम लोग को ध्यान में रखना है। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह हो जाएगा आपको फॉर्मिक अम्ल के रूप में चींटी के डंक में पाया जाता है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। प्राकृतिक सूचक की अगर बात करें आपसे, तो कौन कौन है प्राकृतिक सूचक के रूप में, हल्दी हो जाएगा, लिटमस हो जाएगा, और गुड़हल जो है का पंखुड़िया जो है हो जाएगा। तो अगर बताए हैं हम आपको कि गुड़हल की पंखुड़ी को अगर मान लीजिए कि आपको अम्लीय में रखा जाए तो उसका कलर कैसा हो जाता है, अम्लीय में रखा जाए तो, अम्लीय में रखा जाएंगे तो गुलाब गुलाबी हो जाएगा, क्षारीय में जो है हरा हो जाएगा, क्षारीय में हरा, और इसमें जो हो जाएगा अम्लीय में मेजेंटा हो जाएगा। वही अगर हम पूछे कि आपको फिनोप्थिलीन में, आपको अम्लीय में अगर पूछे, अम्लीय में अगर पूछा जाए तो इसका कलर कैसा होगा, रंगहीन हो जाएगा। रंगहीन जो है इसका कलर फिनोप्थिलीन में हो जाएगा अम्लीय में। और वही क्षारीय में अगर पूछे तो गुलाबी होगा, क्षारीय में अगर यही पूछे आपसे तो गुलाबी हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है आप लोग को, क्योंकि पूछता है यह सब। उसके बाद हल्दी और लिटमस पेपर की अगर बात करें आपसे, तो लिटमस पेपर में क्या हो जाएगा बताइए। लिटमस पेपर में अगर आपको एसिड के रूप में देखना है तो क्या बताए थे, AbR बताए हैं। अगर एसिड अगर मिलाते हैं तो ब्लू को रेड कर देगा, और जब एक याद हो गया तो रेड को ब्लू करने में किसका प्रयोग हो जाएगा, बेस का, यानी कि क्षार का। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद अगर बात करें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि निम्नलिखित में से साबुन का संघटक कौन है। साबुन का संघटक के रूप में जो भी होगा वह क्षारीय होगा, और क्षारीय के रूप में हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम हाइड्रो, यहाँ पे सोडियम, साबुन के रूप में सोडियम और पोटेशियम का जो है उपयोग करते हैं, मेन रूप से सोडियम और पोटेशियम। क्षार तो ये भी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन हम लोग को साबुन के रूप में मेन रूप से पोटेशियम और मैग्नीशियम को, सॉरी, पोटेशियम और सोडियम को जो है याद रखना है हाइड्रोक्साइड के रूप में। वही उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं, नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित करते हैं उदासीन। तो यह बात तो आपको गलत लग रहा है, गलत है, क्योंकि उदासीन है तो वह चेंज नहीं करेगा। नीले लिटमस पत्र को रंग को परिवर्तित करते कौन, अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है बताइए, अम्ल करेगा। और क्षार नीला, लाल को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित करते हैं, क्या रंग को उदासीन परिवर्तित करते हैं, नहीं। तो ऐसा विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, यही जो है हमारा सही आंसर होगा। उसके उदासीन है तो कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें। अब है गुलहड़ के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को रंग प्रदान करता है, कैसा, तो अम्लीय है तो अम्लीय जो हो जाएगा वह मेजेंटा जो है परिवर्तित करता है। और वही हरा की बात करें आपको, तो यहाँ पे क्षारीय में जो है इसका हरा हो जाएगा। तो यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। वही उदासीन अभिक्रिया में आमतौर पर क्या होता है, उदासीन अभिक्रिया हम लोग पर अभी देखे थे, पढ़े थे कि क्या क्या, अम्ल, अम्ल प्लस क्षार पर देखे थे, तो क्या बन रहा था, लवण बन रहा था, प्लस में जल बन रहा था, प्लस में जो है
उष्मा जो है यहाँ से रिलीज हो रहा था। तो यही बात को यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उदासीन यहाँ पे लवण जो बन रहा है वह उदासीन प्रक्रिया के द्वारा बन रहा है, उष्मा निर्मुक्त होती है। तो बात तो यह सही है। और विलयन जो है क्षारीय हो जाता है। क्या विलयन यहाँ पे क्षारीय हो रहा है? और विलयन अम्लीय हो जाता है और लवण और जल का निर्माण करता है। तो लवण और जल तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन यह दो बात को जो है हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो है हमारा 1 और 4 हो जाएगा। 1 और 4 जो है सी नंबर में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें आपसे, उदासीन लवण में कौन सा नया उत्पाद जो है निर्मित होता है? उदासीन लवण में कौन सा नया उत्पाद निर्मित की अगर बात करें तो आपसे क्या हो जाएगा? अभी हम लोग लिख करके बताए हैं कि नया उत्पाद के रूप में जो है लवण बनता है और जल और उष्मा का जो है वहां से रिलीज होता है। वर्षा जल में मौजूद होता है, आपको पता है, अभी बताए हैं कि वर्षा जल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है वर्षा जल के साथ मिल करके अम्ल वर्षा बनाता है, अम्लीय बनाता है। तो यहाँ पे आपको देखा जाए तो सल्फ्यूरिक हो जाएगा, नाइट्रिक हो जाएगा और कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोलिक जो कि हाइड्रोक्लोरिक के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ से 1 2 3 जो हो जाएगा हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें आपसे कि वर्षा जल जो है अम्लीय कैसे हो जाता है, तो हमने पढ़े हैं कि 3 चीजों से जो है वर्षा का जल अम्लीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तीनों को जो है मिलने से वर्षा का जल जो है अम्लीय होता है। तो यहाँ पे दिया गया है तीनों का तीनों कार्बन डाइऑक्साइड में वर्षा के जल में घुलकर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर और सल्फर डाइऑक्साइड जो है, यानी कि तीनों का तीनों इसमें से सही आंसर है। उसके बाद हमारे अमाशय में जो है अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए, उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कितना बार पढ़े हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको कि हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसका पीएच वैल्यू 10.4 या 10 के होता है और वह जो है एक एंटी एसिड के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे कि हमारे शरीर के अमाशय में किस अम्ल का अत्यधिक स्राव जो है कष्टदायक महसूस होता है? HCl मतलब अम्लीय जब होता है तब ना गैस बनता है, तो पेट में दर्द होता है, तो हम लोग को जो कष्ट फील होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का जो है ज्यादा स्राव होने लगता है, तो हम लोग को कष्टदायक महसूस होता है। और इसको कम करने के लिए एंटी एसिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। जब चींटी काटती है, नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में, तो जब चींटी काटती है तो शरीर में कौन सा अम्लीय द्रव्य जो है डाल देती है? तो फॉर्मिक अम्ल का जो है यह फॉर्मिक अम्ल डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें आपसे कि जब चींटी काटती है तो शरीर में अम्लीय द्रव्य डाल देती है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग जो है कर सकते हैं? तो इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, जब अम्लीय है तो क्षारीय का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्षारीय के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन का जो है प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग अभी पढ़े हैं, जो कि कैलामाइन के जो है जिंक के अयस्क के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा, बी और सी। यही था 41 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 और 4 से, जो क्लास 7 का एनसीईआरटी साइंस बुक में दिया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसको कल देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो थोड़ा सा जा रहे हैं क्या?